तो गाइस कल हमारा यहाँ तक हो गया था। ठीक है, सारे सेंटर ऑफ एक ग्रुप जी जो होता है वो इक्वल टू होता है क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको याद रखना। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है, तो देखो लेट ए ग्रुप जी को मैं स्टार, मतलब स्टार उसके अंदर एक ऑपरेशन है, वो एक ग्रुप है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ग्रुप जी। उस ग्रुप जी के दो एलिमेंट्स है ए और बी। ठीक है, सेट टू बी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो उन दोनों को हम एक दूसरे का कॉन्जु एलिमेंट कहेंगे कब, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बी बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स। मतलब सीधी सी भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, यही होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, मैं किसी भी चीज़ का, अगर किसी का भी एक कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, मैं आपको बोलूँ 5 का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालो, तो अपन निकालेंगे पाँच बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा एक्स जिसका इनवर्स दोनों तरफ करने से किसी एक एलिमेंट के, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मैं 5 एक न्यू ही एग्जाम्पल लिया हूँ, वैसा होगा नहीं, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आगे। बाकी अभी के लिए सोचो कि जैसे अपन को बी का कॉन्जुगेट निकालना है, तो बी का कॉन्जुगेट होगा एक्स ए एक्स इनवर्स। ठीक है, मतलब एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल्स टू बी, ये होता है बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, अब अपन इसके बाद में थोड़ा बात करते हैं आगे। जैसे मैं बात करूँ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट क्या होगा। देखो ये जो ऐसा डब्बा होता है इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ई। तो इसका क्या होगा, देखो इसका होगा एक्स ई एक्स इनवर्स। ठीक है, ऐसा ही होगा, ई का निकालना तो एक्स ई एक्स इनवर्स ही होगा। ठीक है, बस अब आओ इसको देखते हैं एक बार नोट्स में से। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स बिलोंग्स टू ये। ठीक है, एक्स ए एक्स इनवर्स होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जिस भी एलिमेंट। तो मैं अगर ए का ही कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, देखो आप समझो इस चीज़ को, अगर मैं बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना चाहता हूँ तो एक्स ए एक्स इनवर्स, और अगर मैं इस ए का ही कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना चाहता हूँ जो ये बीच में है, तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा एक्स ए एक्स इनवर्स, मतलब ए खुद ही। तो इससे हमको एक बात पता लगता है कि हम अगर किसी एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, खुद सिर्फ किसी एक सिंगल एलिमेंट का, जैसे बी का निकालना चाहता हूँ, तो बी का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो खुद बी ही होगा। ऐसे देखो, ऐसे जैसे ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट खुद ए, मीन्स हर एलिमेंट खुद का सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, हो गई सही बात है। बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, बी बराबर बी एक्स इनवर्स, तो वो भी बी के बराबर ही आ गया। तो हर एलिमेंट खुद का कॉन्जुगेट होता है। बस हमको यहाँ से इस पूरी रामायण से इतना पता लगना है, कॉन्जुगेट होता है बी बराबर एक्स एक्स इनवर्स, और खुद एलिमेंट खुद का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। इफ़ जी इज आबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, देखो अगर जी एक आबेलियन ग्रुप है, कब, अगर जी एक आबेलियन ग्रुप है तो फॉर एवरी ए, सारे ए जो कि उस ग्रुप जी में है, फॉर एवरी ए। ठीक है, कॉन्जुगेट, ये देखो ए है ए। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए, इसको अपन क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसा वाला ग्राफ ब्रैकेट है इसको अपन क्लास बोलते हैं। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए के बराबर ही होगा, मीन्स हर एलिमेंट खुद का सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, कब, आबेलियन ग्रुप में। अब हम आते हैं चौथे पे, क्वाड्रिलियन ग्रुप Q8। ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, जो Q8 पीछे जस्ट पढ़ के आए हैं। ये क्वाड्रिलियन ग्रुप जिसको अपन बोलते थे, या फिर हेल्मनटोनियस ग्रुप बोलते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट उसके लिए। देखो ये वाला ग्रुप अपन पढ़ के आए हैं, क्वाड्रिलियन ग्रुप या हेल्मनटोनियन ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, इसी ग्रुप के बारे में अपन को आगे बता रहे हैं कि भाई इस ग्रुप का अगर कोई तुमको बोले कि चलो बताओ इस ग्रुप में हर किसी एक एलिमेंट का आप मेरे को वो करके बताओ कि भाई इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो देखो एक का कॉन्जुगेट एक ही होगा। अब देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो मैं आपको पीछे से समझाता हूँ इसको, इसमें से कि आप इसको ऐसे समझ लो कि एक का कॉन्जुगेट एक इसीलिए होगा क्योंकि एक और माइनस एक जो थे, देखो माइनस एक का और माइनस एक दोनों का कॉन्जुगेट वो खुद ही हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो थे, है ना, ये दोनों उसके सेंटर के एलिमेंट थे। ये जो हेल्मनटोनियन ग्रुप है, क्वाड्रिलियन ग्रुप है, इस क्वाड्रिल एलिमेंट के सेंटर के ग्रुप थे। अब सेंटर के ग्रुप क्या होते हैं, तो देखो ये है सेंटर के ग्रुप। सेंटर के ग्रुप वही होते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स करने से वो खुद आ जाए। हम पीछे सेंटर की भी डेफिनेशन पढ़ के आए, तो सेंटर के ग्रुप यही होता है। तो देखो एक को एक से किया एक आ गया, माइनस एक को माइनस एक से किया एक आ गया, दोनों में देखो अपन को एक 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 ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इसको इससे किया एक आ गया, इससे इसके किया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे अपने सेंटर के एलिमेंट है। देखो सेंटर के एलिमेंट जनरली होते क्या है कि देखो एक का इनवर्स एक खुद ही है और माइनस एक का इनवर्स माइनस एक खुद ही है, जबकि ऐसा और कहीं पे भी नहीं है। देखो अगर मैं बोलूँ आयोटा का इनवर्स, तो देखो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है। आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तब जाके अपन को एक मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगता है कि सेंटर के एलिमेंट क्या है। तो सेंटर के एलिमेंट जनरली ये जो यही है जो खुद के सेल्फ इनवर्स है। ठीक है,
तो सेल्फ इनवर्स वाले एलिमेंट सिर्फ ये 2 थे, तो इसलिए इन दोनों की कॉन्जुगेसी क्लास तो सिर्फ ये खुद हो जाएंगे। और आबिलियन ग्रुप में हमको पता ही है कि सारे एलिमेंट्स खुद के सेल्फ इनवर्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हर आबिलियन में सारे एलिमेंट्स खुद के सेल्फ इनवर्स हो, लेकिन आबिलियन एलिमेंट में ये कन्फर्म है कि हर एलिमेंट खुद का सेल्फ कॉन्जुगेट जरूर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, जो आयोटा है, अब मैं आयोटा का निकालता हूँ। तो देखो आयोटा का कैसे निकालेंगे, एक्स आयोटा एक्स इनवर्स। भाई अपन ने बताया ए का कैसे निकलता है, ए का निकलता है एक्स ए एक्स इनवर्स, तो आयोटा का निकलेगा एक्स आयोटा एक्स इनवर्स। तो अब देखो कैसे निकलेगा, एक्स क्या है इधर, तो एक्स अपन इधर से उठाएंगे, यहाँ से कोई भी जो ग्रुप दे रखा है उसमें से सबसे पहले पहला उठाओ, फिर ये उठा के देखेंगे, फिर ये उठा के देखेंगे। अभी सबसे पहले अपन एक को उठा के देखते हैं। तो एक को अपन ने जैसे यहाँ पे पुट किया, एक्स की जगह पे एक, और एक का इनवर्स क्या है, एक का इनवर्स एक खुद ही है। अपन ने क्वाड्रिलियन ग्रुप पढ़ा हुआ है, एक का इनवर्स एक खुद ही है। देखो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, बार बार दिखाने से ठीक रहता है। तो देखो एक का इनवर्स एक खुद ही है, तो एक का इनवर्स अगर एक खुद ही है तो हम इसको इधर कह सकते हैं कि देखो एक्स की जगह पर अपने एक लिखा है और इसका इनवर्स ये खुद ही है। आगे चलते हैं, ये हो गया एक रख लिया, अब -1 रखो, -1 का इनवर्स -1 खुद ही है। आगे चलते हैं आयोटा, और आगे चलते हैं आयोटा, और आयोटा बीचों बीच ऐसे कैसा लिखा हुआ है। उसके बाद में आयोटा का इनवर्स, देखो इधर आयोटा का इनवर्स आएगा, तो आयोटा का इनवर्स क्या है, तो हमें पता है आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है। ठीक है, ये सारे इनवर्स हैं, ये अपने पीछे लिखे रखे हैं, तो मैं सीधा ही बता देता हूँ। तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा आ गया। इसके आगे चलते हैं अब, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो अब देखो क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, अब अपन ने माइनस आयोटा उठाया, इधर से माइनस आयोटा उठाया, तो माइनस आयोटा, आयोटा ऐसे कैसे बीच में, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। फिर आ गया जे आयोटा ऐसे कैसे बीच में, जे का इनवर्स माइनस जे। फिर आ गया माइनस जे आयोटा, आयोटा का इनवर्स मतलब सॉरी जे का इनवर्स माइनस जे का इनवर्स जे। उसके बाद में आते हैं नीचे, यहाँ पे आते हैं के, फिर आयोटा की जगह से और के का इनवर्स माइनस के। तो इस तरीके से अपन ने सारे लिख दिए जितने भी थे इसके अंदर, एक एक को उठाकर एक एक को उठाकर इधर पुट कर दिया। जैसे ही हमने सारा काम किया यहाँ पे, तो हमें एक चीज़ पता लगती है। देखो आप इसको निकाल के देखो, मैं करता हूँ 1 × आयोटा × 1, तो यह क्या आया आयोटा। ठीक है, मैं इसको रस्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लो, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे इधर करके दिखा देता हूँ। देखो 1 पहला जो था क्वेश्चन ये था 1 × आयोटा × आयोटा, ये अपना क्या आया आयोटा आया। दूसरा अपन निकालते हैं, दूसरा क्या है -1 × -1, पहले से कर लो, माइनस माइनस ये कितना आ गया +1 + 1 × आयोटा, ये भी फिर से आयोटा आ गया। इधर ही बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी आयोटा आ गया। अब अभी तक हमने आयोटा ही आया है, अब अपने आगे का निकालो। तो देखो अब अपन आगे का निकालते हैं, तो आयोटा × आयोटा कितना होता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो -1 × माइनस आयोटा, तो ये भी आयोटा ही आ गया। देखो ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा। इसको निकालते हैं, माइनस आयोटा, देखो ये आया माइनस आयोटा, आयोटा कितना होता है -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी आयोटा। इसकी बात करते हैं, देखो जे × के, तो देखो जे × के क्या होता है, तो मैंने पीछे भी बताया था आई जे और के। ठीक है, ऐसा चलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ जे × के की, तो जे × के क्या होता है आई होता है, जे × के आई होता है, और के × आई जे होता है, और आई × जे के होता है। ठीक है, तो और अगर थोड़ा सा भी उल्टा हो जाता है, जैसे मैं के आई × के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल जाता हूँ, ऐसे चलने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज चल जाता हूँ और आई × के कर देता हूँ, तो फिर ये -j होता है। ठीक है, क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं, बस इतना ही है। अब आप इसको देखो जे × आई, तो जे × आई अपन उल्टा चल रहे हैं, जे × आई तो ये -k होगा, जे × आई में इधर -k होगा। फिर आते हैं अपन जे × आई तो -k हो गया, और इसके आगे आ गया -j, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो प्लस का k × j, ऐसा ही हुआ, प्लस का k × j, तो प्लस का k × j दे दो, k × j ये भी उल्टा ही है, तो ये क्या है -i, k × j -i, तो इधर आया -i। तो हमको सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, या तो i मिल रहा है या -i मिल रहा है। किसमें, जब अपन आयोटा का कॉन्जुगेसी क्लास निकाल रहे हैं, तो या तो आयोटा मिल रहा है या फिर माइनस आयोटा मिल रहा है। इसको भी निकाल के देख लो आप, i × j कितना होता है, i और j होता है k। ठीक है, अब आ गया k और j, तो k × -j है ना, इधर तो था j और j × k, तो j × k कितना होता है i, लेकिन आगे लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का ये भी -i निकला। तो ऐसे बाकी के 3 तो -i और आगे के सारे वो i थे। तो इस तरीके से हमको एक बात पता लगी, देखो मैंने अब सीधा लिखा है इसके आगे, इधर से हमको एक बात पता लगी, हाँ इधर से हमको एक बात पता लगती है कि आयोटा के जो दो कॉन्जुगेसी क्लास निकल करके आए, वो क्या है, एक तो माइनस आयोटा आ रहा है या फिर आयोटा आ रहा है, और माइनस आयोटा के भी सेम ही आएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शंस के ये भी सेम ही आएंगे। अब अपन आगे की बात करते हैं, इसी तरीके से जे और -j आएंगे, और -j का सेम रहेगा क्योंकि j का इन्वर्स -j है, के और -k ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये चीज़ें मिलती है कि ऐसे अपना ये निकलता है कॉन्जुगेट क्लास। ठीक है, अब ये बस उसी बात को समझा रखा है कि इसको अपन कॉन्जुगेसी क्लास बोलते हैं, b = x से x इनवर्स को, तो इसको छोड़ो। अब आते हैं अपन नॉर्मलाइजर पे। तो देखो नॉर्मलाइजर क्या होता है,
तो नॉर्मलाइजर जनरली क्या होता है, नॉर्मलाइजर हमारा सेंटर के बराबर होता है। जब अपना जो सेंट्रलाइजर था, सेंटर तो जेड ए होता था, पर अपना जो सेंट्रलाइजर था सी ए, उसी के बराबर होता है नॉर्मलाइजर। तो सेंट्रलाइजर भी अपना यही था, एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ए, वो किसी एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट का निकलता था। देखो द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी को, फॉर ए ग्रुप जी is the set of all those element of G such that the conjugate elements of A induced by the element is A itself। ठीक है, तो जो भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट ए का, ए के द्वारा बनाया गया एलिमेंट का कोई भी जो कॉन्जुगेट है वो खुद ए ही होगा। तो एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर अगर ए ही आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मलाइजर। एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर अगर खुद ए आ जाए तो उसको अपन नॉर्मलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो आप सेंटर के एलिमेंट्स। अब इधर से अपन को एक चीज़ पता लगती है कि सेंटर के एलिमेंट्स जो है वो सारे नॉर्मलाइजर भी होंगे, ये कह सकते हो। देखो हाँ, दो चीज़ें पता लगती है। एक चीज़ तो ये पता लगती है कि अगर वो ग्रुप आबेलियन हो गया तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ही, पूरे के पूरे ग्रुप के जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो सारा का सारा नॉर्मलाइजर में होंगे। ठीक है, एक बात तो ये पता लगती है कि नॉर्मलाइजर में होंगे। देखो अपन को कितनी बातें पता लग गई अब तक। अपन को ये बातें पता लगी है कि अगर कोई ग्रुप आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप की क्या वो है संभावना है, वो मैं आपको भी एक बिल्कुल बेसिक समरी भी बता दूंगा कि अपन को आबेलियन ग्रुप बिना क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इन्वर्स देखे बिना, कम्यूटेटिव देखे बिना कैसे पता लगाए कि ये ग्रुप आबेली है या नहीं है। तो वो चीज़ बता दूंगा मैं। तो उसके बाद में बस आप ये देखो, आपको पता है कि ये ग्रुप आबेली है। तो अगर अपन को ये पता है कि ये ग्रुप आबेली है, जैसे मानो ये वाला ग्रुप है तो ये ग्रुप आबेली है, हमको ये पता है कि ये ग्रुप आबेली है। तो कोई भी ग्रुप अगर आबेली है तो उस ग्रुप के, अगर वो ग्रुप आबेली है और उसमें अपन को क्वेश्चन पता है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फलाना ग्रुप है, अपन को पता रह जाएगा कि हाँ यार ये ग्रुप तो आबेली है, देखते ही पता लग जाएगा। वो मैं बता दूंगा कैसे। अपन को पता लग गया कि देखते ही कि ये ग्रुप आबेली है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि क्या ये ग्रुप कि इसके नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर ग्रुप आबेली है तो कम्यूटेट करेगा। तो देखो एक्स एक्स है, एक्स इनवर्स है, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स इनवर्स से एक्स कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ए बराबर ए आ जाएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर में होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर वो नॉन आबेली है तो उसके नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उतने एलिमेंट्स होंगे जितने एलिमेंट्स उसके सेंटर में है। जैसे कि अपन ने क्वाड्रिलियन वाला देखा था, तो क्वाड्रिलियन वाले के नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ दो ही होंगे, 1 और -1 वाला। ठीक है, अभी जो देखा था अपन ने हैमिल्टोनियस Q8 वाला ग्रुप, तो ऐसा होता है ये। तो अभी के लिए बस ये समझो कि नॉर्मलाइजर ही सेंट्रलाइजर के बराबर होता है। तो अब अपन से कोई पूछे कि आबेली ग्रुप में सेंट्रलाइजर कितने होते हैं, तो पूरा का पूरा ग्रुप होता है। नॉर्मलाइजर कितने होते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप होता है। किसी भी एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप होगा। किसी भी एक एलिमेंट का सेंटर क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप होगा। बस इस तरीके से, अगर वो ग्रुप आबेलियन है तो। अब अपन आगे चलते हैं। अगर देखो, अब देखो इसने खुद ही नहीं बता ही दिया कि देखो नॉर्मलाइजर ऑफ एक आइडेंटिटी पूरा पूरा ग्रुप। अब देखो अगर एक बिलोंग कर रहा है किसी जेड जी को, जेड जी मतलब सेंटर को बिलोंग कर रहा है ए, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो देखो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सेंटर है वो, चाहे वो आबेली ग्रुप हो चाहे वो नॉन आबेली ग्रुप है, अगर सेंटर का नॉर्मलाइजर देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, क्योंकि ग्रुप जो है वो सबके साथ कम्यूट करता है ना। जो सेंटर का एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट करता है। हमें पहले ही पता है कि सेंटर की डेफिनेशन ही क्या थी, एक्स जी बराबर जी एक्स, वो कम्यूट करने वाली तो डेफिनेशन थी सेंटर की। तो सेंटर का ग्रुप जब सबके साथ कम्यूट करता है तो हम यहाँ से वैसे ही क्लियरली इस बात को बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होगा पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर होगा। ठीक है, चाहे ग्रुप आबेली हो चाहे नॉन आबेली हो। लेकिन सिर्फ सेंटर की बात है ये। लेकिन पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ही कोई सी भी एलिमेंट की मैं उठा के पूछ लो, चलो बताओ ये वाला एलिमेंट्स का क्या होगा, तो वो कैसे पता लगता है। तो उसके लिए सीधी सी कैलकुलेशन है कि अगर आबेलियन ग्रुप है तो पूरा का पूरा ग्रुप होगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक क्वेश्चन दिया है, ये भी अपना फर्स्ट ग्रेड 2025 में आया है कि जी बराबर 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 ऐसा हो। तो इसने क्वेश्चन ने पूछा है तो 3 के नॉर्मलाइजर के एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, कि भाई 3 के जो नॉर्मलाइजर हैं उसके एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी। तो मैंने भी आपको जस्ट बताया है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपन को ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप में क्या ये ग्रुप आबेली है या ये ग्रुप नॉन आबेली है। तो मैंने आपको बताया था, पीछे नहीं बताया तो आगे बता दूंगा। अभी के लिए आप ये मान के चलो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो है ना, क्योंकि अपने पास टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अपन को 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे क्वेश्चंस को हमको बिल्कुल ज्ञाता बनना है और हर क्वेश्चन को डीपली जा करके सोल्व करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान के चलो ग्रेजुएशन के तो 90% क्वेश्चंस याद होने चाहिए कि भाई इस टाइप के ग्रुप ऐसे होते थे, इस टाइप के ग्रुप वैसे होते थे। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि मैं बता देता हूँ आपको, जो जेड होता है जेड कोमा प्लस मोडुलो एन, जेड एन कोमा प्लस मोडुलो एन, इस टाइप का कोई भी ग्रुप आए जेड एन कोमा प्लस मोडुलो एन, वो आबेली ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेड एन कोमा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो वाला भी आबेली ही होगा। ठीक है, तो जेड एन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो और प्लस मोडुलो वाले दोनों ग्रुप हमेशा आबेली होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलो। तो अब आप ये देखो, क्या ये वही ग्रुप है, देखो ये तो आ गया जेड और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो आ गया, जेड का ही तो है, जेड मतलब होता है इंटीजर कोई भी, तो 1 2 3 4 आ गए, उधर आ गया मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये एक ग्रुप आबिली होगा। तो देखो इन्होंने बता दिया कि 1 2 3 4, क्योंकि ये तो हो गया ZN 5 तक का है ना, Z4 है ये, है ना। तो Z4 और Z4 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, तो हाँ ये एक आबेलियन ग्रुप है, हमें पता लग गया। अगर ये एक आबेलियन ग्रुप है तो 3 के नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होंगे, पूरे के पूरा ग्रुप। भाई आबेली ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो पूरे का पूरा ग्रुप होता है, तो 3 के नॉर्मलाइजर में पूरे के पूरे ग्रुप होगा। तो पूरा ग्रुप कितना है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है पूरे के पूरे ग्रुप में। तो 3 के नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अब ऑप्शन में लिखा हुआ हो जी, तो जी पे टिक लगा देना, जी नहीं लिखा हुआ तो 4 लिखा होगा तो 4 पे टिक लगा देना, जी मतलब ये हो गया पूरा का पूरा 4 ग्रुप। ठीक है, इस तरीके फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था बिल्कुल सीधा। अब देखो अपन चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। जी बराबर 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है एक नॉर्मली, तो देखो ये फिर से वही है जेड क्या है, इवन नंबर्स का सिस्टम चल रहा है, और ये आगे देखो प्लस मॉडुलो 10। हाँ, तो हमें पता लग गया कि ये तो एक आबेली ग्रुप है, क्योंकि अभी बताया था मैंने प्लस मॉडुलो वाले आबेली होते हैं। अभी के लिए मानो, आगे मैं बता दूंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता, अभी के लिए मानो। ठीक है, तो ये हो गया प्लस। तो अब अपन बात करें जेड जी, इसके सेंटर में, जेड जी मतलब सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमें पहले ही पता है पूरा का पूरा ग्रुप होगा जी, पूरा का पूरा ग्रुप। क्यों, क्योंकि एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप के सेंटर में पूरा का पूरा ग्रुप कम्यूट करता है, क्योंकि आबेली ग्रुप ही कम्यूट करता है, और सेंटर का मतलब ही एक्स जी बराबर जी एक्स होता है, मतलब कम्यूट वाला। तो जब ये कम्यूट कर रहा है तो पूरा का पूरा ग्रुप होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा है कि इसमें 2 का सेंट्रलाइजर क्या होगा, तो पूरा ग्रुप होगा क्योंकि ये आबेलियन ग्रुप है। फिर आता है उसके अंदर 4 का नॉर्मलाइजर क्या होगा, तो देखो नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर बराबर ही होते हैं, तो 4 का ग्रुप भी पूरा का पूरा यही होगा, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होंगे इसके 4 के नॉर्मलाइजर में। फिर अपन आता है 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देखो हमें पता है आबेली ग्रुप में किसी भी चीज़ का जो कॉन्जुगेट है वो खुद एलिमेंट खुद होता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था जी के किसी भी एलिमेंट का अगर अपन कॉन्जुगेट की बात करते हैं, अगर वो आबेलियन ग्रुप है तो खुद एलिमेंट खुद होता है। तो देखो यही क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा, लास्ट वाले का आंसर तो ये हो जाएगा, देखो ये ऐसे करके 6 खुद 6। ठीक है, और अपन इनकी बात करते हैं, पहले वाले में देखो पूरा का पूरा ग्रुप, इसमें ऐसा वो जो बताया वही सब कुछ है। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब आता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप। देखो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, इसके बाद में बस मुश्किल से दो पन्ने और बचे हैं, फिर उसके बाद में अलग यूनिट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अलग यूनिट अलग क्लास में करेंगे। अभी देखो आइसोमॉर्फिक ग्रुप, तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है कि 2 ग्रुप्स है जी और जी डैश, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। सॉरी ठीक है, 2 ग्रुप्स है जी और जी डैश, जी एंड जी डैश, ये 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जी और जी डैश 2 ग्रुप है, ये जी है। ठीक है, जी और जी डैश 2 ग्रुप है, इनको अपन इन दोनों ग्रुप्स को अपन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहेंगे। मतलब जी जी डैश का आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा कब, इफ 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ वाई के। ठीक है, ये समझ में आया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ ऑफ वाई के, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन है ना वो 1 1 फंक्शन होना चाहिए। अब आप 1 1 फंक्शन निकालने का आपको जितने भी तरीके पता है वो देख लो, या फिर आप इस तरीके से निकालो कि उसका जो एफ एक्स है वो एफ वाई के बराबर होना चाहिए। उसके बाद में अपन चलते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है, वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब सीधा सा मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि वाई बराबर एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब वाई बराबर एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो वाई है ये तो जो है वो जी डैश का कोई एक एलिमेंट है, ये वाई मतलब वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी जी डैश के एक एलिमेंट को, और ये जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है जी के किसी एलिमेंट को। ठीक है, एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है जी के किसी एलिमेंट को, तो इस तरीके से वो करना है। तो देखो मतलब जी डैश का कोई एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, इस फंक्शन में पुट करते हैं इसके वाई के बराबर आ जाना चाहिए, फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है किन्हीं 2 ग्रुप्स के लिए, तो वो दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो एक ग्रुप है जी बराबर आर कोमा प्लस, ठीक, ये ग्रुप है एक, और एक और ग्रुप है जी को बराबर आर प्लस कोमा डॉट। ठीक है, मतलब आर प्लस से इसमें मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी से मेरे को जी डैश में जाना है और चेक करना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा। तो देखो अपना जो फर्स्ट कंडीशन है जी से जी प्लस में जाना है, इसका मतलब ये तो है प्लस वाला मैटर। देखो जो जी वाला ग्रुप है ये तो है प्लस वाला मैटर, और दूसरा वाला ग्रुप है ये है मल्टीप्लाई वाला मैटर। मतलब सीधी सी भाषा में हमको प्लस से मल्टीप्लाई में जाना है। तो प्लस से मल्टीप्लाई में कब जा सकते हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन हो कि प्लस से मल्टीप्लाई में जाया जाए। तो देखो सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको प्लस से मल्टीप्लाई में ले जा सकता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैंने माना कि मान लो वो जो फंक्शन था अपना वो था एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स। मैंने ऐसा क्यों माना, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, कुछ भी जो भी मानो, एक्सपोनेंशियल मानना है, ए की पावर एक्स मान लो ए लिख देता हूँ, माना अपन ने ए की पावर एक्स। ठीक है, फंक्शन था ए एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो अपन को प्लस से माइनस समझाना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखो अपनी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी, एफ एक्स कोमा वाई बराबर
एफ एक्स एफ वाई ये होना चाहिए। तो अब मैंने लिखा फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स प्लस वाई, तो बताओ एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई ये होना चाहिए। अगर ये होता है तो हम ये मान लेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यही होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ डाल के कि चलो डालता हूँ एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स प्लस वाई डाला, तो ए एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाला, ठीक है, प्लस डाला, तो देखो ये क्या आया, एफ एक्स, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि अपन प्लस से मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, प्लस से मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, तो इधर प्लस डालने पे इधर मल्टीप्लाई आना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि हाँ फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। तो अपन ने इधर डाला प्लस, तो प्लस डाल दे क्या आया, एफ एक्स प्लस वाई बराबर ए एक्स इंटू ए वाई, ऐसा ही लिखते हैं अपन इसको, ऊपर प्लस है तो नीचे ऐसे लिखते हैं। तो देखो अपन ने इधर डाला प्लस और इधर आया मल्टीप्लाई, तो हाँ देखो सेटिस्फाई कर गया। तो बिल्कुल इसीलिए अपन एक्सपोनेंशियल रखते हैं, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल रखेंगे तभी तो आप ऊपर वाले जो एक्स है उसके अंदर प्लस रखोगे तभी तो नीचे जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो प्लस से मल्टीप्लाई में आने के लिए एक्सपोनेंशियल रखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। ये हो गया अपना ये। अब अपन आते हैं दूसरे वाले उस पर। तो दूसरा वाला क्या था कि एफ एक्स बराबर एफ वाई के होना चाहिए। भाई दूसरी कंडीशन यही तो थी कि एफ एक्स बराबर एफ वाई होना चाहिए। तो एफ एक्स क्या था, तो एफ एक्स तो था ए की पावर एक्स, और एफ वाई क्या था, ए की पावर वाई। भाई यही होगा, ऐसा ही माने भाई एफ वाई बराबर ए की पावर वाई। तो अब इसको सोल्व करो, दोनों तरफ अपन ने लोग लिया, लोग लेते याद गया ये लोग ए बेस का ही लोग ले लिया, मान लो इधर आया वाई लोग ए, तो देखो लोग ए तो एक हो गया, इधर भी लोग ए एक हो गया, इधर बचा एक्स बराबर आ गया वाई। तो देखो यही तो प्रूव करना था अपन को, एफ एक्स बराबर एफ वाई याद है, तो आ गया 1 भी आ गया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन लास्ट वाली कंडीशन पे। लास्ट वाली कंडीशन क्या थी, वाई बराबर एफ एक्स। तो वाई बराबर एफ एक्स की लास्ट कंडीशन थी। तो आप ऐसे ही देख लो इसको कि इसका जो डोमेन है, ठीक है, एक तो होता है कोडोमेन, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो डोमेन होता है स्टार्टिंग वाला पॉइंट और रेंज होता है बाद वाला पॉइंट, इसको कहते हैं अपन डोमेन, इसको कहते हैं रेंज। यहाँ से यहाँ पे जाते हैं अपन ऐसे, तो ये तो डोमेन होता है, ये रेंज होता है, ठीक है। तो जो डोमेन है, तो इसका जो डोमेन है वो बराबर है किसके, क्वेश्चन में दे रखा था, हाँ ये रहा, डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है, और जो कोडोमेन है वो सिर्फ प्लस वाले रियल नंबर्स है। ये तो देखो रियल नंबर है और ये वाले प्लस वाले रियल नंबर है, तो इससे इसमें जाएंगे तो कुछ छूटेगा क्या, सबके सब तो मिल ही जाएंगे, क्या ही दिक्कत है, खाली रहेगा तो इसमें रहेगा, इसमें कुछ खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, तो ऑन टू हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। बस इस तरीके से हमको तीनों चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये वाला ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, ठीक है। आगे जाके हमको आइसोमॉर्फिज्म इतना ज़्यादा काम आने वाला है कि इसमें हमको बस इतना ही फोकस करना होगा कि कोई भी एक ग्रुप आ गया भाई फलाना ग्रुप, तो वो ग्रुप को अपन को चेक करना है कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, लगभग किसके जैसा दिख रहा है हमको। तो अगर हमको पता लगता है कि हाँ यार ये ग्रुप तो अपन को जेड एन कोमा प्लस एन के जैसा दिख रहा है, तो अपन जो भी जेड एन में होता है वो सारी कंडीशंस उसमें लगा देंगे, वही सेंट्रलाइजर जो होगा वो बराबर होगा उसके, ये जो है वो उसके छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, जो भी है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा, ये सारी कंडीशंस हो गई। इसी तरीके से देखो एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जेड कोमा प्लस, ये जेड कोमा प्लस से एन जेड कोमा प्लस में जा रहे हैं, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं। तो देखो जेड से एन जेड में जा रहे हैं, जेड से एन जेड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स से एन एक्स में जा रहे हैं। ये अपन ने फंक्शन बना लिया, क्योंकि अपन को प्लस से प्लस में ले जाना है ना, तो एक्सपोनेंशियल रखने की क्या जरूरत है, इस बार एन एक्स मान लिया, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, तो एफ इस बार डाला हमने एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई, तो देखो इधर आ गया एन एक्स प्लस वाई, एन एक्स प्लस एन वाई, तो आ गया ना एफ एक्स प्लस एफ वाई। अपन ने जैसे एफ एक्स प्लस वाई डाला तो एफ एक्स प्लस एक्स वाई आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन थी एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एन एक्स बराबर एन वाई, एन से एन कट गया, एक्स बराबर वाई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं अपन डोमेन पे, तो डोमेन देखो एन जेड है, जो इसका डोमेन है वो क्या है, एन जेड है, डोमेन एन जेड है, तो डोमेन एन जेड है, तो जो कि पूरा का पूरा जी डैश के बराबर है, जो सेकंड वाला ग्रुप है उसके बराबर है पूरा का पूरा डोमेन, तो कोई सा भी खाली नहीं रहेगा, तो खाली नहीं रहेगा तो ऑन टू हो गया। तो ये भी हो गया, ये सारा मैटर हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये भी आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टैंडर्ड ग्रुप्स। स्टैंडर्ड ग्रुप्स आपको समझना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं से अपना टाइम बचता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इसको फटाफट समझो। स्टैंडर्ड ग्रुप्स कौन से होते हैं, देखो जेड कोमा प्लस, जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब वही अपने इंटीजर्स, कोई भी आपको इंटीजर्स लिखे हुए मिल जाए 0 1 2 3 4 5 ब्रैकेट के अंदर, और कोमा प्लस कर दे साइड में, कुछ ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 और इधर आ गया +5, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे अपन जेड कोमा प्लस, सॉरी +5 नहीं, इधर प्लस, ओनली प्लस, जेड कोमा प्लस, जेड कोमा प्लस, ये आ गया जेड कोमा प्लस। तो ये जो होता है ये एक आबेलियन ग्रुप होता है। ऐसा कंडीशन आपको कभी भी दिखे तो क्या होती है, एक आबेलियन ग्रुप होता है। इसका ऑर्डर हमेशा इन्फिनाइट होता है, सॉरी देखो जेड एन नहीं है, ये जरूरी नहीं, ये यहाँ तक आके नहीं रुकेगा 4 5 तक, ये चलता जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। क्योंकि इसने एन नहीं लिखा, एन लिखता तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकता, लेकिन एन नहीं लिखा तो ऐसा ही है। तो ये आबेलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर जो होगा वो इन्फिनाइट होगा, अनंत तक चलेगा। आइडेंटिटी की बात करें तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें ऐसा क्या प्लस करे कि वो खुद आ जाए, तो 0। ए में ऐसा क्या, इसका कोई एक एलिमेंट है मान लो ए, उसमें ऐसा क्या प्लस करे कि वो एलिमेंट खुद आ जाए, तो 0 प्लस करो वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है ए स्टार बी
बराबर आइडेंटिटी, तो ए में ऐसा क्या प्लस करे कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी थी 0, तो ए में ऐसा क्या प्लस करे कि 0 आ जाए, तो ए में माइनस ए प्लस करो तो 0 आ जाएगा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा माइनस ए। सेंट्रलाइजर की बात करें तो पूरा का पूरा ग्रुप, देखो क्यों, हमें पता है कि जेड एक आबेलियन ग्रुप हो गया, और आबेलियन ग्रुप का सेंट्रलाइजर पूरा ग्रुप होता है, नॉर्मलाइजर पूरा ग्रुप होता है, कॉन्जुगेट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है हर एलिमेंट। सेम इसी तरीके से देखो क्यू कोमा प्लस दिखे या आर कोमा प्लस दिखे या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोमा प्लस दिखे, वो सब आबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ बस ऐसा दिखना है। उसके बाद में आता है अपन ऑर्डर पे, तो ऑर्डर इसका भी इन्फिनाइट होगा। ठीक है, इनका भी आइडेंटिटी इनकी भी 0 होगी, इनवर्स इनका भी माइनस ए होगा, सेंट्रलाइजर इसका भी पूरा का पूरा ग्रुप होगा, इसका भी सेंट्रलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप होगा, इसका भी सेंट्रलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप होगा, नॉर्मलाइजर पूरा ग्रुप होगा, कॉन्जुगेट खुद खुद होंगे क्योंकि आबेलियन ग्रुप हो गया। सेम है। अब आते हैं अपन Q0 पे, Q0 कोमा डॉट, अब तक देखो प्लस प्लस वाले थे दोनों, ये प्लस प्लस वाले, अब आगे मल्टीप्लाई वाले, तो मल्टीप्लाई के अंदर भी Q0 R0 और कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नोट, मतलब 0 0 मतलब इनमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। आपको भी पता है अगर 0 इंक्लूड कर दिया तब तो अपना इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा अपन पीछे पढ़ के आए, नीचे 1/0 का फॉर्म बन जाएगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आबेलियन कैसे बनेगा, वो तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, वो तो मोनोएड ही रह जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि इसको 0 मानते हैं पहले, है ना, कि इन ऐसे 0 वाले आपको जितने भी एलिमेंट दिख जाए मल्टीप्लाई वाले, तो उन सब के अंदर वो भी सारे आबेलियन होंगे, उनका भी ऑर्डर इन्फिनाइट होगा, आइडेंटिटी तो एक ही होती है, मल्टीप्लाई वाले की आइडेंटिटी एक होती है और प्लस वाले की माइनस एक, प्लस वाले की 0 होती है। इनवर्स मल्टीप्लाई वाले का 1/a होता है और उसका माइनस ए होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं, अब चलते हैं अपन Q कोमा डॉट पे और R प्लस कोमा डॉट पे। अब देखो इस बार 0 नहीं लिखा लेकिन फिर भी आबेलियन हुआ, क्यों, क्योंकि इस बार ऊपर प्लस लिख दिया छोटा सा, प्लस का मतलब इसने सीधा सा बता दिया सारे रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सारे रेशनल रियल नंबर्स, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो सारे रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 नहीं आता ना, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है, तो इसके अंदर 0 इंक्लूड अपने आप ही नहीं है। जैसे R प्लस लिखा इसका मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर, अब नेगेटिव की बात गई और 0 की भी बात गई, तो 0 नहीं है इंक्लूडेड, तो इसीलिए 1/a, वही सारा सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन मैट्रिक्स पे, तो मैट्रिक्स को आप किसी के भी साथ प्लस करो वो भी आबेलियन नहीं होती है, आइडेंटिटी इसकी 0 ही होती है। मैट्रिक्स को आप किससे प्लस करो कि मैट्रिक्स खुद आ जाए तो 0 से, प्लस वालों की तो 0 होती है और मल्टीप्लाई वालों की 1 होती है। फिर आते हैं अपन ए का इन्वर्स, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स माइनस ए होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब तक अपन ने जितने भी पढ़े सारे क्या थे, आबेलियन थे। अब इसको अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, पहले आप इसको देखते हैं क्योंकि सिर्फ एक अकेला नॉन आबेलियन है, तो उसको बाद में देखते हैं। अब इसको देखो, पावर सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पावर सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस वाला भी आबेलियन ही है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होता है 2 की पावर n, हमें भी पता है। कोई भी जब हम क्या बोलते हैं उसको फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि कोई भी जो पावर सेट होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो 2 की पावर n होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी उतना 2 की पावर उतना। ठीक है, मान लो उसमें पावर सेट में 10 एलिमेंट है तो 2 की पावर 10 इसका ऑर्डर होता है, तो p की पावर, इसने अपन ने माना इधर कि इसका एलिमेंट s है तो 2 की पावर s लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल s के एलिमेंट्स इन्फिनाइट भी हो सकते हैं और बिना इन्फिनाइट भी होते हैं। देखो अगर n हुए तो 2 की पावर n होता है और अगर इन्फिनाइट हुए तो 2 की पावर इन्फिनाइट, जो कि इन्फिनाइट ऐसा होगा। आइडेंटिटी इसकी 5 होती है, ए का इन्वर्स ए ही होता है, इसमें अपन पीछे पढ़ के आए हैं उस एक टेबल के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं अपन सिमेट्रिक डिफरेंस वाली बात पे, है ना। पावर सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके हर एलिमेंट खुद के साथ इन्वर्स होता है, ये बात ध्यान रखना आप। जो पावर सेट होता है और जो सिमेट्रिक डिफरेंस वाली बात आती है, इसमें हर जो एलिमेंट होता है वो खुद का सेल्फ इन्वर्स होता है। आगे क्वेश्चन्स आए कभी भी पावर, कोई भी एक पावर सेट दे दे और उसके साथ सिमेट्रिक डिफरेंस वाला साइन लगा दे और कॉन्जुगेट पूछ ले किसी एलिमेंट का, तो पट से बता देना, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, इन्वर्स पूछ ले किसी भी एलिमेंट का, तो पट से बता देना पूरा का पूरा वो खुद एलिमेंट ही उसका इन्वर्स होगा। हाँ, और कॉन्जुगेट पूछ ले तो बता देना पूरा का पूरा ग्रुप, क्योंकि आबेलियन ग्रुप हो गया तो पूरा का पूरा ग्रुप। अब आते हैं अपन ट्रिवियल ग्रुप पे। ट्रिवियल ग्रुप का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ केवल एक एलिमेंट हो, और अब आप एक बात बताओ कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना ग्रुप होता ही नहीं है। तो वो जो ट्रिवियल ग्रुप है उसका मतलब है सीधा सा आइडेंटिटी है उसके अंदर सिर्फ, और ये स्टार कोई भी एक संक्रिया प्लस माइनस डॉट कुछ भी। अब आते हैं अपन आबेलियन ग्रुप पे, ये भी एक आबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, ट्राइवल ये भी एक आबेलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर सिर्फ एक होगा, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी इसकी ई होगी, एक का इन्वर्स एक वो खुद ही होगा, जो है वही होगा उसका इन्वर्स, जो भी उसकी आइडेंटिटी होगी। मान लो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ही उसका इन्वर्स होगा, एक ही तो एलिमेंट होगा, वही उसकी आइडेंटिटी होगी और वही उसका इन्वर्स होगा, सब कुछ खुद ही होगी। जैसे एग्जांपल P5 कोमा ये और 5 कोमा सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों में, इसमें देख लो 5 मतलब कुछ भी नहीं है तो 5 का इसमें 5 खुद ही होता है, इसमें ऑर्डर भी एक हो गया, आइडेंटिटी 5 खुद हो गई और 5 का इन्वर्स 5 खुद हो गया, ऐसा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन आते हैं मोस्ट फेमस ग्रुप कैलिन-4 ग्रुप। कैलिन-4 ग्रुप का देखो सीधा सा मतलब ये है कि कैलिन-4 ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 4 लिखा हुआ है पहले 4 ग्रुप, तो कैलिन-4 ग्रुप में पहले 4 एलिमेंट होते हैं, तो E4 तो आइडेंटिटी हो गया और ABC 3 एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो इनके अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है C वो A और B के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
अगर ये वाली कंडीशन किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई कर रही हो तो आप फट से समझ जाना कि ये कैलिन 4 ग्रुप है, कि लास्ट के 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई या फिर संक्रिया, जो भी संक्रिया दे रखी है, मतलब इधर मान लो कैलिन 4 ग्रुप के साइड में इधर कर कोमा करके प्लस दे रखा था, तो मतलब इन दोनों का प्लस बराबर होगा सी के। अगर मल्टीप्लाई दे रखा था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा सी के, ऐसा होगा, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स नोन एज कैलिन 4 ग्रुप। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कैलिन 4 ग्रुप का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि इसमें एक तो 4 एलिमेंट्स होते हैं कैलिन 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप है पहले 4 एलिमेंट है। एक ग्रुप तो होता है आइडेंटिटी खुद, और बाकी के जो 3 होते हैं वो खुद के सेल्फ इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब अपन से कोई पूछे कि कैलिन 4 ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो पहली बात 4 एलिमेंट्स होते हैं। पूछे उसके अंदर आइडेंटिटी 1 होती है। अब पूछे उसके अंदर कि बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका क्या बोलते हैं इनवर्स क्या है, तो वो सेल्फ इनवर्स है। ए खुद का खुद इनवर्स है। देखो ए का एक के साथ किया तो ए आ गया, ए का एक के साथ किया तो आइडेंटिटी आ गई, बी का बी के साथ किया तो आइडेंटिटी आ गई, सी का सी के साथ किया तो आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो ये खुद के ही सेल्फ इनवर्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक्स का इनवर्स एक्स होता है इसमें, आइडेंटिटी इसमें ई होती है, ऑर्डर इसका 4 होता है, ठीक है। इस तरीके से कार्यक्रम चलता है। अब कैलिन 4 ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल है, ये फेमस एग्जांपल्स है कैलिन 4 ग्रुप्स के। तो देखो 1 3 5 7 गुणा 8, आप इसको सोल्व करके देखना इस तरीके से, अपन ने पीछे करके दिखाया हुआ है ऐसे कैसे सोल्व होता है ये। और जब आप इसका इनवर्स निकाल के देखना, आपको इनके इनवर्स खुद के इनवर्स खुद ही मिलेंगे। 1 का इनवर्स 1 ही मिलेगा, 3 का 3 ही मिलेगा, 5 का 5 ही मिलेगा, 7 का 7 ही मिलेगा। मतलब 1 का 1 के साथ करने से ही आपको इसकी आइडेंटिटी मिलेगी, 3 का 3 के साथ करने से ही आपको इसकी आइडेंटिटी मिलेगी, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही F1 F2 F3 ये कोमा ऑफ वाला, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। देखो F1 बराबर x, F2 बराबर -x, F3 बराबर 1/x, ये अपन पीछे करके आए थे। ये क्वेश्चन एक आबेलियन ग्रुप निकला था, अपन ने सोल्व किया था। तो ये आबेलियन ग्रुप क्यों था, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक था कैलिन 4 ग्रुप के। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ये सीधा डाल के बोल देते हैं कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, तो अपन को उस टाइम पे बताना है कि ये ग्रुप कैलिन 4 के आइसोमॉर्फिक है। फिर ये पूछ ले, अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये ग्रुप दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ इस ग्रुप में क्या बोलते हैं 1/x का वो क्या है, क्या बोलते हैं इनवर्स क्या है। तो बंदा एक तो बैठ गए ऐसे सोल्व करने लगेगा, पहले तो चेक करेगा कि भाई ये आबेली है नॉन आबेली है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। और एक अपन को सीधा ही पता है कि x -x 1/x और -1/x, ये वाला जो क्वेश्चन था ये अपन ने पीछे सोल्व किया था, ये तो आबेली था, तो हमें पता लग गया आबेली है। फिर दूसरा हमको ये भी पता है कि ये जो था ये अपने कैलिन 4 के एग्जांपल्स में भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ये कैलिन 4 ग्रुप्स को के आइसोमॉर्फिक था, और कैलिन 4 के अगर ये आइसोमॉर्फिक था तो कैलिन 4 की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड करेगा, और कैलिन 4 की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा तो ये इसके जो एलिमेंट्स है ये खुद के ही सेल्फ इनवर्स होंगे। मतलब जो x है इसका इनवर्स 1/x का इनवर्स ये खुद ही होगा 1/x ही, ठीक है। तो ऐसा चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इतना टाइम दे दिया। Zn बराबर 0 1 2 3, देखो Zn मैंने आपको पहले भी बता रखा है। Zn Z 5 बोलते हैं तो अपन 4 तक जाता है, तो एक कम तक जाता है, 0 से शुरू होता है एक कम तक जाता है, और प्लस मोडुलो n वाला आ गया ये, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं वो भी आबेलियन होते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है वो n होता है, गिन ले वो 1 2 3 4 5, जैसे 5 वाला होता है तो 4 तक जाता है, लेकिन होते तो एलिमेंट 5 ही, क्योंकि एक 0 भी होता है। तो ऑर्डर उसमें ये होते हैं, एलिमेंट आइडेंटिटी उसकी 0 होती है, सो ठीक है, हमें भी पता है 0 के साथ संक्रिया करने से वही एलिमेंट तभी आएगा। इनवर्स इसका n-a होता है, ये अपन पीछे पढ़ के आए हुए ही है, n-a होता है इसका इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स होता है क्या, तो 1 क्या e की पावर i/2 π/n, e की पावर i/6 π/n, e की पावर ऐसे चलता जाता है इनटू मल्टीप्लाई। ये भी एक आबेलियन ग्रुप ही होता है। आपको ऐसा भी कुछ e की पावर i/2 π, e की पावर i/6 π इस फॉर्म में आपको कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी एक आबेलियन ग्रुप है। और इसमें भी आपसे पूछ ले कि e की पावर i/6 π/n का कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट क्या है, तो सीधा सा हमें पता है कि एक आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप के कॉन्जुगेट ये खुद ही होगा e की पावर i/6 πn, और नॉर्मलाइजर पूरा का पूरा Cn, ठीक है। अब देखो या तो ऐसा लिख कर देगा, या फिर ऐसा लिख के देगा कि e की पावर 2 k πn, और k को दे देगा 0 1 2 से लेकर n-1 तक जा रहा है, और मल्टीप्लाई आ गया ना, वैसा क्या वैसा, इसका और इसका मतलब सेम ही है। या फिर ऐसा दे देगा Cn बराबर सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, सारे nth रूट ऑफ यूनिटी का सेट है। तो ये देखो nth रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ तक जाता जा रहा है, ठीक है, इनका सेट हो गया ये सारा। तो ऐसे करके कुछ भी लिख के दे तो समझ जाना तीनों ही बातों में कि वो Cn की बात कर रहा है। आबेलियन होगा, ऑर्डर इसका भी n होगा, आइडेंटिटी इसकी भी एक होगी क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई वाली की आइडेंटिटी एक होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। इनवर्स होगा e की पावर i/n का, तो देखो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, e की पावर i/2n - k/π/n, अगर k बराबर नहीं होगा 0 के। अगर k 0 हो गया तो देखो आप यहाँ से ऐसे ही समझ लो, k अगर 0 हो गया तो ये तो पूरा e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। अगर k 0 हो गया तो e की पावर 0 हो जाएगा। k 0 नहीं हुआ और 0 के अलावा कुछ भी हो गया, जैसे मान लो k 1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल k 1 हो गया, तो k अगर 1 हो जाता है तो इसका आंसर क्या होता है, देखो k अगर 1 हो जाता है यहाँ पे, तो k होता है क्या होता है e की पावर i/2 π/n, ठीक है। अब आप इसको देख लो सोल्व करके, e की पावर i/2, k को मैंने 1 रख लिया तो n-1 π/n,
आ गया ना। अब इसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, इधर से थोड़ा सा, e की पावर आयोटा 2 क्या बोलते हैं क्या था इधर, हाँ e की पावर आयोटा 2 n माइनस के की जगह पे -1 रख लिया और पाई बाई n। अब जो लास्ट e की पावर आयोटा 2 n माइनस 1, अब n क्या था, n अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन में अपन को n गिवन होगा, तो जो n है उसको अपन इधर पुट करेंगे, तो पुट करते अपन को पता लग जाएगा कौन सा वाला एलिमेंट निकल के आया है जो इसका इन्वर्स है। ठीक है, ऐसा होगा ये। अब चलते अपन एग्जाम्पल्स पे। भाई इसके कॉम्प्लेक्स नंबर वालों के एग्जाम्पल्स है, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको 1 कोमा डॉट 1 माइनस 1 कोमा डॉट, ये देखो उसका सेंटर था किसका, Q8 ग्रुप का सेंटर था 1 कोमा -1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू डॉट 1 -1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये जितना भी हो गया ये C4 हो गया। ये भी जो है वो क्या है, एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये अपन को याद करने होते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इनको मैं बैठ के वहाँ पे करूँ, तो देखो मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि कैसे करते हैं और कैसे पता लगाते हैं। वही बात है, आपको एक टेबल बना लिया कैले टेबल, और कैले टेबल बना करके बैठ के सोल्व करो, एक एक अमाउंट को निकालो, फिर देखो सबकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ। या फिर आप सीधा पता रखो कि 1 -1 आयोटा और ये वाला जो है ये एक आबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैटर है, आयोटा और माइनस आयोटा। लेकिन जब सारे आयोटा एक साथ रख देते हैं, देखो आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ कि आयोटा जे के होते थे ना, आयोटा और जे आई जे के बहुत सारे थे वो, तो आई जे के जब अपन रख रहे थे तो जब तीनों चारों को अपन साथ में रख रहे थे तो वो तो कम्यूट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि जे और के जो होता था वो आई के बराबर हो जाता था, आई और जे होता था वो के बराबर हो जाता था, तो वो लोग कम्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। और आई और जे था जो बराबर ही नहीं होता जे और आई के, भाई आई इंटू जे बराबर थोड़ी होता है जे इंटू आई के, नहीं होता। तो ये अगर बराबर नहीं होते थे तो कम्यूट ही नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि सिर्फ आई वाले रखें, या फिर सिर्फ जे वाले रखेंगे, या फिर सिर्फ के वाले रखेंगे, तो वो कम्यूट कर जाएगा, और कम्यूट कर जाएगा तो आबेलियन भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वाला हो गया। तो देखो ये वाला जैसे इवन नंबर वाले, देखो ऐसे याद रखो, ई की पावर आयोटा इवन नंबर वाले चल रहे हैं, तो ये भी देखो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब चलते हैं C6 पे। तो देखो 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये भी होगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, ये आ गया, हो गया। अब देखो इसका अपन बात करते हैं छठा, इसका आता है इनवर्स, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई के बाई एन, इसका इनवर्स तो 1/e हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ गया ई की पावर 2n बाई एन पाई अपॉन ई की पावर 2n बाई एन पाई, दोनों तरफ उसने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जैसे इसको काटा तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स होता है। ठीक है, आप उधर बैठ के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड एन कोमा प्लस एन एंड सी एन कोमा डॉट, दोनों आइसोमोर्फिक ग्रुप है। अब देखो तुम्हें एक बात पता लगी है यहाँ से कि जेड एन कोमा प्लस एन और सी एन कोमा डॉट, ये दोनों जो हैं ये दोनों आइसोमोर्फिक ग्रुप है फॉर सी एन, जेड एन से सी एन वेयर एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स बराबर ये आ जाए, एफ एक्स बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई एक्स अपॉन एन, अगर ये आ जाता है ई की पावर आयोटा 2 पाई एक्स अपॉन एन, तो जेड एन और सी एन है ये दोनों आपस में आइसोमोर्फिक ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप जैसे ही इसके अंदर आप क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू पुट करके देखो, आप इधर जेड एन से सी एन में आ रहे हो, मतलब प्लस से माइनस में आ रहे हो, आप इधर प्लस मोडुलो करते चलो, आपको इधर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जैसे अपन इसमें ऊपर प्लस पटकते चलेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आता जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही। तो ये एक चीज़ है, आप इतना डीपली जाता नहीं है क्वेश्चन, बाकी आप बस इसको इतना समझ के रखो कि जेड एन कोमा प्लस एन है और जो सी एन कोमा डॉट है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमोर्फिक ग्रुप है। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स वाला, और ये हो गया अपना नॉर्मल। अब आप उसके बाद में आते हैं अपन यूएन अपन पहले पढ़ के आए हैं, यूएन फाई एन को प्राइम वाले जो थे, पढ़े थे ना, यूएन फाई एन को प्राइम वाले। तो एक्स बिलोंग कर रहा है एन को, एक्स जो है वो छोटा है, जीसीडी ऑफ एक्स को मैं एन बराबर 1 बताया था। किसी भी दो नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए, और फिर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। ठीक है, ये वाला जो मैटर था ये भी पूरा क्या था, आबेलियन ग्रुप था, वेयर एन जो है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 2 के। ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि एक तो खुद ही कुछ समझ से बाहर है कि वो क्या है, प्राइम भी एक नहीं है, तो इसलिए एक को तो छोड़ो, बाकी वेयर एन बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी आबेलियन ग्रुप होता है। इसका ऑर्डर फाई एन होता है, हमें पहले भी पता है फाई एन होता है, और फाई एन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है भाई, पीछे क्वेश्चंस करवा ही रखे हैं, बाकी मैं बताऊँ क्या एक और बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 4 का मेरे को निकालना है कि 4 का फाई एन क्या होगा, तो अपन इसको ऐसे निकालते थे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, ऐसा ही निकालते थे, एक पावर कम करके, 4 - 2 बराबर 2। तो 4 के फाई एन क्या होते थे, 2 होते थे। कौन कौन से होते थे, अब ये अपन को पता होना चाहिए वैसे ही, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, एक तो इससे जस्ट एक कम वाला ही होता है, ये तो हमें पहले ही पता है, एक होगा, तो 1 और कोमा 3 ये होते हैं, तो 2 हो गए ना। तो इस तरीके से आइडेंटिटी उसकी हमेशा 1 होगी, और ए का जो इन्वर्स होगा वो बी होगा, इफ़ कब, अगर एन डिवाइड कर रहा है ए बी -1 को। ठीक है, ठीक है, तो ए इंटू प्लस बी, मतलब ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन बी बराबर होगा 1 के। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ये इसके बराबर है। और वैसे देखो तुम्हें ये अगर नहीं निकालना है ना, ये चीज़ें याद ना रहे, तो इनका इन्वर्स आप उधर भी बैठ के निकाल सकते हो। जब आपको क्वेश्चन आएगा, अपन शीट करेंगे अभी थोड़े दिनों में, तो शीट करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इतना कुछ याद रखने की बातें ही नहीं होती, उधर बस सीधा क्वेश्चन दिखते ही चीज़ें हिट होती है। ठीक है, अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर जैसे देखो इसने एग्जांपल दिया कि u बराबर चॉइस, तो u बराबर चॉइस क्या होता है कि चॉइस के साथ कौन कौन एक जीसीडी बना रहे हैं। तो देखो 1 चॉइस 5 चॉइस, देखो 5 चॉइस के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में चॉइस नहीं आता, 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये सब हो गए इनटू मल्टीप्लिकेशन मोड लो चॉइस। अब देखो इसने क्या किया है सीधा सा, एक का इन्वर्स क्या हो गया इसमें जो एक का इन्वर्स है वो क्या है, एक को इन्वर्स एक खुद है, वो क्यों है देखो 1 इंटू, देखो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स जनरली वो होता है कि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो ये मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई वाले में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 ही तो होती है। मैंने पहले बताया मल्टीप्लाई वाले की आइडेंटिटी 1 होती है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करके भाग दूँ चॉइस का, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 24 का मतलब यही होता है कि 1 को मैं मल्टीप्लाई किससे ऐसा मल्टीप्लाई करके चॉइस का भाग दूँ कि मेरे को 1 मिले। तो देखो 1 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करके भाग चॉइस दूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 1 मिलेगा। 5 की बात करूँ तो देखो 5 का क्या है, 5 5 25। जब मैं 5 को 5 से ही गुणा करूंगा, और फिर चॉइस से भाग दूंगा तब रिमाइंडर 1 बचेगा। अपन को रिमाइंडर 1 बचाना है, ठीक है। 7 को अगर मैंने 7 से गुना किया तो 7 7 जा 49, और चॉइस से भाग दिया तो चॉइस दूनी 48, तो 1 बच गया फिर से रिमाइंडर। तो 7 का भी 7 ही होगा। 11 की बात करें तो देखो 11 से 11 किया तो 11 11 जा 121, और चॉइस के में भाग दो तो चॉइस 3 4 चॉइस 5 120 हो गया, तो इसमें भी 1 बच जाता है, ठीक है। तो ये सारे अपने अपने आप के आप करके देखो, इनको देखो 17 × 17 बटा चॉइस, इधर भी 1 बचेगा, 19 × 19 बटा चॉइस, इधर भी 1 बचेगा, तो सब में 1 1 1, तो ये सब 1 1 के इन्वर्स हो गए। तो ऐसा पता लगाते हैं। अब इन्वर्स देखो ऐसे निकालने में तो देखो कितना मुश्किल लग रहा था कि n डिवाइड्स ab - 1 इतना, तो इसको भूलो, ऐसे लगाओ कि भाई किससे मल्टीप्लाई करके भाग चॉइस का दूँ, कि वो रिमाइंडर मेरा आइडेंटिटी बच जाए। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, तो रिमाइंडर 1 बच जाए, या फिर वो जिस भी उस ग्रुप का जो भी आइडेंटिटी हो वो ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं इस पर वापस आ गया। देखो U15 देख लेते हैं, आओ। U15 का 1 2 4 7 8 11 13 14 ये सब इसके को प्राइम होते हैं, ये हमें पता है क्या, वैसे भी पता लगा सकते हो कि 1 के पहाड़े में नहीं आता 15, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 7 के में नहीं आता, इन सब के पहाड़े में 15 नहीं आता। इसके बीच में जो भी आएंगे या तो उनके पहाड़े में 15 आएगा या फिर वो किसी के पहाड़े में आ रहे होंगे। जैसे कि 6, जब 6 की बात करें तो 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो अपन को 6 लिखना चाहिए था, लेकिन 2 लिख दिया ना, 2 के में तो आता है 6, इधर समझ गए। अब 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता, ठीक है, इसी तरीके से तो ऐसा होगा ये 4 और 15 का, क्योंकि अब 6 की अगर अपन बात करते हैं तो 6 और 15 का जब अपन GCD निकालते हैं, देखो 6 और 15 का जब अपन GCD निकालते हैं तो देखो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो 2 1 जा 2 और 5 ऐसे कैसे, और 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया देखो 5 × 2 × 3, इतने 3 लोगों के पहाड़े में दिख रहा है ये, तो समझ रहे हो। तो इतना इसका GCD 1 हो नहीं पाएगा ना, सॉरी अपन को GCD से थोड़ी निकालते हैं, GCD से निकलेगा 2 3 जा 6 3 1 जा 3 ऐसे, फिर इधर निकलेगा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। अब GCD देखो 3 आ गया, जबकि GCD 1 होना चाहिए था, इधर आ रहा है 3। अब GCD 3 आ रहा है तो इसलिए अपन 6 को इंक्लूड नहीं करते इसमें। 7 हो गया 8 हो गया 9 इसी तरीके से इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 9 जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब अपन इसमें देखते हैं, देखो मैं इसको दबा देता हूँ थोड़ा, ताकि ये, चलो हाथ से दबा देता हूँ, है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसमें एक का जो इन्वर्स है वो क्या होगा। तो देखो एक का इन्वर्स क्या होगा, एक का इन्वर्स होगा मैं 1 को किससे गुणा करके 15 से भाग दूँ कि 1 खुद ही आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 ही है। तो मैंने 1 को गुणा किया 1 से खुद से और 15 हाँ तो आ गया, तो 1 का तो इन्वर्स 1 खुद हो गया। 2 की बात करें तो 2 को मैंने गुणा किया किससे, 2 2 जा 4 डिवाइड करूँ 15 से, तो नहीं पढ़ रही पार, 1 नहीं आ रहा, कुछ और करो। 2 को फिर 4 से करके देखता हूँ, 2 4 जा 8 नहीं आ रहा, 7 2 जा 14 तो भी नहीं आ रहा, 7 करने से भी नहीं आ रहा। अब आते हैं 2 × 8 8 2 जा 16 आ गया 1, 16 मतलब 16 डिवाइड बाई 15 1 आ गया। रिमाइंडर ही तो लिखते हैं अपन मॉड्यूलो वालों में। फिर तो 2 का आ गया 8, तो 2 का 8 हो गया तो 8 का 2 हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ो। अब 4 का देखते हैं, 7 4 जा 28 नहीं आएगा, तो 4 4 44 नहीं आएगा, 13 चौकू 4 3 जा 12 मतलब 52 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 14 4 जा कितना होता है 64, इतना ही होता है, ऐसा ही होता है कुछ, देख लो इसमें, देख लो अब क्या दिमाग में सारी कैलकुलेशन। देखो 4 का इन्वर्स जो होगा वो 4 खुद हो, अच्छा 4 का 4 खुद ही होगा, अरे हाँ इतना आगे तक क्यों गए। देखो 4 का क्या होता है, 4 4 जा 16, तो 16 पे देखो ये खुद ही आ गया, तो 4 का 4 16 डिवाइड बाई 15 4 का 4 खुद ही हो गया। फिर अपन आते हैं आगे 11 का, देखो तो 11 का देखो 11 × 11 121 बटा 15 1 आ गया, तो 11 का भी 11 होगा। 13 की बात करें तो 13 का 7 होगा, 13 7 91 बटा 5 15 15 तो 15 कम 30 45 चौकू 60 5 75 6 90, तो 6 बार में 90 आ जाता है, 1 बच जाता है 91 का, ये हो गया। तो 19 का 19 इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अपन को पता लगे किसका इन्वर्स क्या होगा। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है कि n इज डिवाइडेड बाई AB - 1, तो आप इसको ये फॉर्मूला याद रखो,
तो देखो मैंने इस बार लिख भी रखा है कि इन्वर्स के लिए ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 मतलब 15 से भाग देने के ऊपर एक रिमाइंडर बचना चाहिए, तो उसको अपन इसका इन्वर्स कहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू एन में n-1 हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है। भाई यू एन है, जैसे यू 15 है तो ये जो 14 है ना, ये 14 आपको हमेशा सेल्फ इन्वर्स मिलेगा। 14 इसमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, जैसे पीछे वाले में तो सभी सेल्फ इन्वर्स थे, पर पीछे वाले क्वेश्चन में था अपना यू चॉइस, तो यू चॉइस में यू 23 जो है वो सेल्फ इन्वर्स होगा, उसको आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी को गुणा करके देखना है उससे, ठीक है। जैसे यू 15 था तो यू 15 में अपन को जैसे 4 को 14 से गुना करके देख रहे थे, तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जो इससे जस्ट छोटा वाला है वो तो सेल्फ इन्वर्स खुद का ही होगा, ये तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वाड्रिलिनियर ग्रुप पे फिर से। तो क्वाड्रिलिनियर ग्रुप ये होता था, हमने पहले बताया आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1 होता है -1 सॉरी, आई जे के होता है, जे के आई होता है, के जे आई होता है, जे और आई माइनस के होता है, ये मैंने बता ही रखा था उस एक एंटी क्लॉकवाइज वाला। ये जो होता है वो नॉन अबेलियन होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आई जे और जे आई बराबर नहीं होते, कम्यूटेट ही नहीं कर रहे। आई जे और जे आई बराबर, आई और जे तो के होता है, और जे और आई खाली हवा होगा कहीं, जे और आई माइनस के होता है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी हुए, तो ये तो नॉन अबेली हो गया। ऑर्डर इसका 8 होता है क्योंकि 8 ग्रुप है, Q8 है, पहले ही बताया 8 ग्रुप है। आइडेंटिटी की क्योंकि मल्टीप्लाई है, देखो ये छोटा सा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर मैं दिखाता हूँ, ये Q8 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला ही तो होता है, कोमा मल्टीप्लिकेशन वाला इधर, तो मल्टीप्लिकेशन वाला है ये। आइडेंटिटी इसकी भी एक होगी, इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1 और -1 का इन्वर्स भी -1, ये दोनों तो सेल्फ इन्वर्स थे क्योंकि ये दोनों सेंटर के एलिमेंट थे, अपन पहले भी पढ़ के आए। और आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, बाकी सब अपने अपने उल्टे उल्टे के। सेंटर इसका 1 और -1 है, पहले बता ही रखा है, 4-5 बार बता दिया। किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर एंड नॉर्मलाइजर, जो भी एलिमेंट सेंटर में होता है उसका Cn और Nm पूरा G होता है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो सेंटर में होता है उसका सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 Q8 हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ -1 Q8 हो गया, और नॉर्मलाइजर ऑफ आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों ये हो गए। नॉर्मलाइजर ऑफ J और नॉर्मलाइजर ऑफ -J ये हो गए। नॉर्मलाइजर ऑफ K और नॉर्मलाइजर ऑफ -K ये हो गए, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर के एलिमेंट नहीं थे, नहीं तो उसमें भी पूरा ग्रुप हो जाता। कॉन्जुगेसी क्लास की बात करते हैं तो एक की तो एक हो गई, -1 की -1 हो गई, आयोटा की आयोटा और माइनस आयोटा हो गई। अपन पीछे सोल्व करके आए हुए हैं इनको, कैसे निकाली थी कॉन्जुगेसी क्लास, वो निकाली थी ना 1x x a x इनवर्स, फिर एक एक अमाउंट पटक पटक के देखा था, तब ये आयोटा वाला तो निकाला था, ये दोनों अपन ने फिर डायरेक्ट लिख दिए थे, तो ये था, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये कॉन्जुगेसी क्लास होती है, ठीक है। वो नॉर्मलाइजर भी पढ़ ली है, इसके कॉन्जुगेसी क्लास भी पढ़ ली। ये अपने स्टैंडर्ड ग्रुप्स थे, और ये जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स सीधे क्वेश्चन में आके टपकते हैं और सीधा पूछ लेता है इसका नॉर्मलाइजर क्या है, इसका वो क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछली वाली यूनिट में से इसी मैटर में से आता है, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। अब आता है इसके बाद में परमुटेशन ग्रुप, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।